बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और मेरे शो का नाम है सीन विद तज़ीन। आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब बिलाल डार, सीनियर सहाफ़ी। आपने बहुत सा काम किया हुआ है मुल्की पॉलिटिक्स पे भी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी। इंटरनेशनल अफेयर्स में आजकल ज़्यादा जो बातचीत हो रही है वो ये होती है कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है, और इस हवाले से रूस, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से, और अमेरिका जो है वो चीन की मुखालफत में, और जो शुमाली कोरिया है उसके समंदर में अपनी मुदाखलत की वजह से। ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, तीन ऐसे मकामात हैं, तीन ऐसे तनाज़ात हैं जहाँ पे जो दुनिया के अहले नज़र हैं उनको ये ख़दशा है कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसी नौबत आ सकती है कि किसी न किसी की उंगली एटमी बटन को दबा सकती है। बिलाल डार साहब से हम पूछेंगे कि जो तीसरी आलमी जंग और फिर एटमी जंग तो नहीं होती, एटम चलता है तो फिर तो जंग की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, सब तबाह हो जाता है। तो बिलाल डार साहब से हम पूछते हैं कि रूस और यूक्रेन जो इस वक्त सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है, एटॉमिक भी और तीसरी आलमी जंग के हवाले से भी, उसके ऊपर उनकी क्या राय है कि यहाँ से तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है, या यहाँ पे कोई यूक्रेन ने तो तलफ कर दिए हुए हैं, गलती की उसने, लेकिन क्या रूस एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है? जी बिलाल डार साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर तज़ीन साहब। देखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त दुनिया की नज़रें इन्हीं मामलात के ऊपर लगी हुई हैं और वो यही सिचुएशन में इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग यकीनन तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है, और अभी 2 दिन पहले जब खैरसोन वापस लिया यूक्रेन ने और रशियंस को उनके कदम उखेड़ दिए और उन्हें भागने पे मजबूर किया, और फिर उसके बाद सदर ज़ेलेंस्की वहाँ गए और उन्होंने यूक्रेनियन परचम लहराया और वहाँ पे जो बहादुरी से यूक्रेनियन फ़ौजी लड़े थे उनको एजाज़ात से भी नवाजा। इस मौके पे वहाँ की जो आवाम थी वो सड़कों पे निकल आई और उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में अपने प्रेसिडेंट को, अपने फ़ौजियों को वेलकम किया और नारेबाजी की। इस फतह के बाद एक बड़ी क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी कि रूस जो कि आलमी सतह पे अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, रूस का मानना है कि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, मैं भी इसमें सुपर पावर हूँ और मैं अमेरिका या उसके इत्तेहादियों की ताकत को या उसकी सुपर पावरी को नहीं मानता। तो ये रूस का एक क्लेम है, ठीक है, हर मुल्क क्लेम कर सकता है, लेकिन रूस का एक है कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनके जो वसाइल हैं और उनके हम रूसी कौम हमेशा से जंगों में ही हमें नज़र आई है, हमेशा लड़ते हुए नज़र आई है, एक जंगजू कौम है। तो रूस के वहाँ से निकलने के बाद, खैरसोन छोड़ने के बाद, यानी पसपाई इख्तियार करने के बाद पुतिन के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी धचके को वो बर्दाश्त करते, लिहाजा उन्होंने इसका रिएक्शन देना था, और उसके रिएक्शन में उन्होंने सबसे पहले तो यूक्रेन के अगले 2 दिनों में ही यूक्रेन के कैपिटल कीव और उसके अलावा 6 और शहरों पे 90 से ज़्यादा मिसाइल दागे। उसके जवाब में यूक्रेनियंस ने भी अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, उसमें Su-300 मिसाइल जो कि सोवियत यूनियन दौर के बने हुए हैं, और वो इस वक्त कीव का बेहतरीन दिफा कर रहे हैं। जो रूस को कीव तक ना पहुंचने में उन मिसाइलों का बड़ा काम है, और ये मिसाइल दोनों के पास हैं, रूस के पास भी हैं और यूक्रेनियन के पास Su-300 मिसाइल। जी, Su-300 मिसाइल दोनों के पास हैं। तो ये मिसाइल दोनों तरफ से फायर हुए, उसके नतीजे में हुआ ये है कि 2 मिसाइल यूरोपीय यूनियन के मुल्क पोलैंड के ऊपर गिरे हैं, और पोलैंड के ऊपर इस वक्त रूस के किसी मिसाइल का गिरना
सीधा सीधा तीसरी वर्ल्ड वार की का बिगल बजाना है। तो यूक्रेनियंस ने तो फ़ौरन इल्ज़ाम लगाया कि ये रूस की तरफ से फायर किए गए मिसाइल थे, जबकि पोलैंड ने भी इन मिसाइलों के गिरते साथ ही अपने जो फ़िज़ाइया है उसको अलर्ट किया और उनके जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुए, उनकी फ़ौज अलर्ट हो गई और जंग का तबल बज चुका था तकरीबन। और जो पोलैंड के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ौरन अनाउंस किया कि ये रूसी मिसाइल हैं। यूरोपीय यूनियन ने, अब यूरोपीय यूनियन का चार्टर अख्तर तज़ीन साहब आप जानते हैं कि बड़ा वाज़िया है कि एक पे हमला सब पे हमला और उसका जवाब सब मिल के देंगे। तो ऑलरेडी ये इससे सारी लड़ाई के अंदर यूरोपीय यूनियन कई मरतबा ये वाज़िया तौर पे कह चुकी है कि अगर हमारे मेंबर मुल्क पे हमला हुआ तो हम सारे मिल के फिर रूस के ख़िलाफ़ आप हमला करेंगे। तो कल एक ऐसी 2 दिन पहले एक ऐसी फ़िज़ा बन चुकी थी कि जिसमें वर्ल्ड वार होती हुई दिखाई दे रही। अगर आप हिस्ट्री को ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएँ तो 1940 की दहाई में जो वर्ल्ड वार हुई थी उसकी इब्तिदा भी पोलैंड से हुई थी। जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, उसके बाद पोलैंड के दिफा के लिए फिर पूरी यूरोपीय यूनियन, अमेरिकन, जो सारी दुनिया फिर इकट्ठी हुई और फिर एक वर्ल्ड वार हो गई थी। और कल फिर वही तारीख दोहराई जाने वाली थी परसों, लेकिन उसमें अमेरिकन ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया और उन्होंने जो उनकी तहकीकात थी, उनके जो वसाइल थे सेटेलाइट के ज़रिए या दीगर जो उनकी इंटेलिजेंस थी और उनके एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन थे, उसकी रोशनी में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये दरअसल ये मिसाइल दोनों तरफ से फायर हुए थे, रूस और यूक्रेन की तरफ से, और इनमें से 2 मिसाइल आके गिरे हैं पोलैंड में, और जो पोलैंड में मिसाइल गिरे हैं वो रूस की तरफ से फायर नहीं हुए बल्कि वो यूक्रेन की तरफ से फ्रेंडली फायर हुए और रूस इसकी पहले ही तरदीद कर चुका था। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये अगर ऐसा मामला ना होता और गलती से मिसाइलों का ज़रा सा भी अगर कोई डायग्राम में ज़रा सी उसकी ऊंच नीच हो जाए तो वो कई किलोमीटर दूर जाके गिरते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसाइल ऐसा गिर जाता या गिर गया तो एटमी वार ना भी खुदा ना खास्ता हुई तो किसी तनसीब पर गिर जाता तो फिर ये बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती थी, और वो इसके खदशात हर वक्त मौजूद है। और ये उसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चल रहा हूँ। जी बिल्कुल, कि खैरसोन की शिकस्त के बाद यूक्रेन की जो अगला हदफ है वो क्रीमिया है। वो क्रीमिया जहाँ से रूस और यूक्रेन का झगड़ा शुरू हुआ और रूस ने 2014 में वहाँ उसको कंट्रोल किया, वहाँ कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करने के बाद रूस का वहाँ पे ज़मीनी राब्ता करने के लिए कोई जगह नहीं थी, बीच में समंदर था। तो रूस ने 19 किलोमीटर का एक डबल पुल का ट्रैक बनाया जिस पर रेलवे ट्रैक भी है और ट्रकों के लिए, गाड़ियों के लिए भी है। तो जिसको इसी पुल को गुज़श्ता दिनों नुकसान पहुंचा, जी इसी को यूक्रेनियन ने हिट किया, और बावजूद इसके कि उस पुल की सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन की रशियन आबदोज़ें, रशियन बैरी जहाज़, इसके अलावा टैंक्स, तोपें, एंटी मिसाइल सिस्टम, उसके अलावा बेशुमार चीज़ें जो थी वो उसको निगरानी में थी, उसकी हिफाजत के लिए थी। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनियन ने उसको हिट किया। वो भी प्यूटिन के लिए एक बड़ा धचका था। उसके जवाब में भी प्यूटिन ने इसी तरह रूस के शहरों को ऊपर बेताशा मिसाइल किए थे। तो अब यूक्रेनियन का अगला हदफ है क्रीमिया, और ये रूस अच्छी तरह से जानता है। रूस ने इस शिकस्त के बदले के जो खैरसोन में उसको हुई, उसके जवाब में अपने एटॉमिक वेपन्स को चलाने का तकरीबन इंदिया दे दिया था। आपके मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये सामीन नाजरीन बहुत बड़ी ख़बर है जो बिलाल डार साहब हमें दे रहे हैं कि खैरसान में रूस की शिकस्त के बाद रशियन हुकूमत पुतिन इंतज़ामिया ने अपने एटमी वार हेड तैयारी की हालत में वो ले आए थे। जी बिल्कुल। और आपको इल्म होगा कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से रूस अपने एटमी मिसाइलों को, एटॉमिक बम को इस्तेमाल करने के लिए आबदोज़ के ज़रिए, बैरी जहाज़ के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए और अपने मिग जो तैयारे हैं मिग 31 वगैरह, और उनके ज़रिए इनकी एक्सरसाइजेस कर चुका है। और इस वक्त जो एटॉमिक जब कोई जंग हो रही होती है तो उसमें इसी तरह जैसे ट्रैफिक का एक सिग्नल होता है जिसमें रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, ये रेड लाइट स्टॉप का मतलब ये आम दिनों में रेड लाइट पे वो सिग्नल होता है। लेकिन उसके बाद जब कोई हालत जंग में होता है और तैयारी करने का हुक्म दिया जाता है, एटॉमिक की तैयारी करके रखें, तो वो येलो लाइट का बटन दबा दिया जाता है। तो पुतिन ने अपने कई रोज़ से येलो लाइट का बटन उन्होंने प्रेस किया हुआ था, और ये ग्रीन लाइट का बटन किसी वक्त भी प्रेस हो सकता था। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस को इसकी भनक पड़ गई और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसको बड़ा सीरियस लिया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ी जिम्मेदारी
का सबूत दिया। और अमेरिकन CIA के चीफ बिल बॉर्न फौरी तौर के ऊपर वो अंकारा पहुँचे तुर्की में, और वहीं पे तयशुदा प्लान के तहत रशियन इंटेलिजेंस के वहाँ पे एक एहलकार, सीनियर एहलकार, वो भी वहाँ पहुँचे, और 3 मुल्कों ने बैठ के वहाँ पे ये मुज़ाकरात किए कि इस एटॉमिक वार को रोकना है, वरना ये दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान होगा और तबाही जा सकती है। तो उसके ऊपर फिर जो खबरें आई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में या एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आ रहे हैं कि रशिया ने ये वाज़िया तौर पर कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया की तरफ पेशकदमी की तो क्रीमिया हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें वहाँ पर स्पाई इख्तियार करनी पड़ी तो उस पर स्पाई से इख्तियार करने से पहले हम यूक्रेन के ऊपर फिर एटॉमिक वार बम यूज़ करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम पहले स्टेज के ऊपर टैक्टिकल बॉम्ब्स यूज़ करेंगे। ये टैक्टिकल बॉम्ब्स क्या होते हैं? जो छोटे पैमाने के एटॉमिक बम हैं, जिनकी बहुत छोटे मिकदार होती है, और ये एक छोटे से इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो इस तरह के टैक्टिकल बॉम्ब्स यूज़ करने का उन्होंने इंदिया दिया, जिसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के अंदर, इंटेलिजेंस की इस गुफ्तगू के अंदर अमेरिकन ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम यूक्रेन को रोकते हैं कि वो क्रीमिया की तरफ पेशकदमी ना करें, हम बैठ के कोई इसका हल निकालते हैं। उस मीटिंग के फ़ौरन बाद रशियन इंटेलिजेंस के जो एहलकार थे वो तो अपने चले गए मॉस्को, लेकिन अमेरिकन जो CIA के चीफ थे वो वापस अमेरिका नहीं गए, बल्कि वो यूक्रेन पहुँचे। और उसी रात, जिस रात ये रशिया की तरफ से 90 से अबव मिसाइल फायर हुए हैं, उस रात अमेरिकन CIA के चीफ कीव के अंदर सदर ज़ेलेंस्की के साथ उनके बंकर में मीटिंग कर रहे थे। उसी दौरान ये बम चले, लेकिन वो क्योंकि सेफ जगह थी इसलिए उनको वो महफूज रहे। लेकिन अगर अमेरिका बर वक्त ना रोकता तो सोच लीजिए कि इसका नुकसान कितना होना था। और खुदा ना खास्ता, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह ना करे कि कल यूक्रेन में एटम बम चलता है, या वो एटम बम के जो ताबकारी होगी वो बहुत खौफनाक होगी। और यूक्रेन की जो बिजली बनाने के ज़्यादातर सोर्सेज हैं, उसमें सबसे बड़े सोर्सेज उनके एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं। अगर उन पावर प्लांट्स में से किसी एक को भी नुकसान होता है तो उसकी तबाही सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी। आपको याद होगा तज़ीन साहब के जब वो चेरनोबिल वाला वाक़या हुआ था तो उसकी ताबकारी तो जापान तक पहुंच गई थी और पूरे यूरोप को उसने मुतासर करना शुरू कर दिया था। उस वक्त भी बिलियन डॉलर लगे थे और दुनिया के एक्सपर्ट्स ने आके उस लीकेज को रोका, उसको कंट्रोल किया। तो खुदा न खास्ता अगर इस हालात में अगर एक भी एटॉमिक पावर प्लांट वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, लीकेज हुई, तो उसकी तबाही बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत खौफनाक हालात हैं। मेरे ख्याल में दुनिया के अब जो बड़े लोग हैं सबको मिलजुल के बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इसमें ख़ास तौर पे दोनों साइड ब्लॉक्स के लोग, जिसमें अमेरिकन ब्लॉक्स या यूक्रेनियन साइड के लोग हैं, जिसमें यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं। इसी तरह जो इस वक्त रशिया की सपोर्ट में ममालिक नज़र आते हैं उनमें सर फहरिस्त ईरान नज़र आता है। ईरानियन ड्रोन शाहिद जो उन्होंने इस्तेमाल किया है रशिया ने, जंग में शुरू में रशियंस को बढ़तरी थी, लेकिन उसके बाद जब अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूरोप को मिली है यूक्रेनियंस को, तो उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया और रशियन को उनके कदम उखेड़ दिए। लेकिन एक बड़े दिनों से रशियंस को वहाँ पे बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन जब ईरानियन ड्रोन्स मिले हैं शायद रशियंस को, उन ईरानियन ड्रोन्स के ज़रिए उन्होंने यूक्रेन में चुन के अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया और जंग का पासा एक दफ़ा फिर पलटा है। तो ईरानियन इस वक्त सबसे आगे हैं रशियन की मदद में। नंबर 2 पे चाइना है, फिर कोरिया है जो ऑलरेडी अमेरिकन के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को और दूसरे ब्लॉक को दोनों को मेरा ख्याल है मिल कर बैठ कर सोचना चाहिए कि एटॉमिक वार हुई तो ये वार किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। और आज के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आज का एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिरने वाले एटम बम से कम 100 टाइम्स बड़ा है, ख़तरनाक है। तो अगर इसका एक भी बम खुदा न खासा इस लेवल का फटा कहीं भी, तो इसका नुकसान उस मुल्क में तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो ताबकारी है वो पूरी दुनिया में जाएगी और इसके जो धुएं के बादल उठेंगे वो जो खला में जाएंगे, जो आपके हमारी फजा में जाएंगे, बिल्कुल वो तो उसके ज़रिए राख जो जाएगी तो धुआं जाएगा। उसके वजह से जो सूरज की लाइट पाक ज़मीन पर आती है वो 50% तक कम होने के खदशात हैं। और अगर ऐसा हो गया तो आगे ही पाक दुनिया के पहले ही आप क्लाइमेट चेंज को रो रहे हैं, ओजोन को रो रहे हैं, कहत की सूरत हाल है। पूरी दुनिया को इस वक्त गला पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर सूरज की रोशनी ना पहुंची पूरी तरह से तो वो गला कहाँ से, जिंदगी बहुत मुतासर होगी। बिलाल डार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमारे सामीन नाजरीन को आगाह किया।
नाज़रीन कराम, यूक्रेन और रूस का कोई मुकाबला नहीं था। यूक्रेन एक छोटा मुल्क है, रूस एक सुपर पावर है। और जो सदर पुतिन का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन को नाटो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नाटो को ज्वाइन किया तो फिर नाटो मेरी सरहद पे आ जाएगा, जो कि मेरे लिए ख़तरा है। तो इस पॉइंट को लेकर कई ममालिक जो हैं वो मिस्टर पुतिन की भी हिमायत कर रहे हैं। आपको याद होगा 24 फरवरी जब अटैक किया रशिया ने कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्रेमलिन में पुतिन साहब के साथ मौजूद थे। और उस वक्त हमने लिखा और बोला भी कि ये बड़ा गलत वक्त था वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे का। और अभी 3-4 दिन पहले ब्रिटिश मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया कि हमले के मौका पर मुझे रूस का दौरा नहीं करना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि बिलाल डार साहब ने जैसे हमें बताया कि एटमी जंग तक, एटमी हमले तक नौबत पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका ने उसमें किरदार अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका, नाटो, यूरोपीय यूनियन, मिस्टर पुतिन और ख़ास तौर पर चाइना जो है वो अभी तक उसने वो किरदार अदा नहीं किया जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी। रूस के हवाले से ज़्यादा उसका जो झुकाव है वो रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ है, या वो इस जंग में उलझना नहीं चाहता, लेकिन उसको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस जंग को बराबर ना छुड़वाया गया तो ये अपने साथ बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। बिलाल डार साहब का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।